आप सभी का एक बार फिर से नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 डिटरमिनेंट, और इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, दिस इज ऑफ ओजी स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड. So in this section, we shall discuss application of determinants and matrices for solving the system of linear equations in 2 or 3 variables and for checking the consistency of the system of linear equation. अब देखिए, consistency और inconsistency क्लास 10th में आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा कि कोई भी सिस्टम या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वहाँ पे दो वेरिएबल में था, तो कब कॉन्सिस्टेंट होगा और कब इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो ये दोनों चीज़ें फिर से यहाँ डिस्कस की गई हैं। अब कॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होगा? जिस सिस्टम का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो कॉन्सिस्टेंट होता है। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कॉन्सिस्टेंट इफ इट्स सोल्यूशन वन और मोर एग्जिस्ट। मतलब जिस भी इक्वेशन का, जिस भी सिस्टम का सोल्यूशन होगा वो कॉन्सिस्टेंट होगा। इनकॉन्सिस्टेंट कौन सा सिस्टम होगा? तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकॉन्सिस्टेंट इफ सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो इनकॉन्सिस्टेंट होगा। नोट क्या है इन दिस चैप्टर, वी रिस्ट्रिक्ट अवरसेल्व्स टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशंस ओनली। यहाँ पे हम उन्हीं इक्वेशंस को पढ़ेंगे जिसके यूनिक सॉल्यूशंस हैं, मतलब वो कॉन्सिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन रखता है। तो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोसेस है, कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। सो लेट अस एक्सप्रेस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज मैट्रिक्स इक्वेशंस एंड सॉल्व देम यूजिंग इनवर्स ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ, कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये तीन वेरिएबल में तीन लीनियर इक्वेशंस हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो ये जो कॉफिशिएंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनसे एक हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, उससे हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, और राइट साइड में जो कांस्टेंट है उससे एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये देखिए, इसको लिखा गया है मैट्रिक्स फॉर्म में। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये एक 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। एक्स वाई जेड ये 3x1 का हो गया। राइट हैंड साइड में d1 d2 d3, ये भी 3x1 का मैट्रिक्स हो गया, जिसको हम सिंपल ax इज इक्वल टू b मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ कैपिटल ए ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। कैपिटल एक्स 3x1 एक्स वाई जेड है, जो कि वेरिएबल मैट्रिक्स होता है। फिर बी जो है वो 3x1 का d1 d2 d3 ये मैट्रिक्स है, जिसको कांस्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं हम। ये यहाँ पे देखिए सिंबल्स के फॉर्म में इनको लिखा गया, ए एक्स और बी क्या है। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि if A is non-singular matrix, then A inverse exists. Non-singular means its determinant is not 0, means determinant of A not equal to 0। उस केस में A inverse exist करता है। तो AX is equal to B है। अगर हम A inverse प्री मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो ये आ जाएगा A inverse A into X is equal to A inverse B, so X is equal to A inverse B। अब अगर A inverse exist करता है तो यहाँ पे x की एक यूनिक सोल्यूशन होगी, जो कैपिटल x है, मतलब x y z की यूनिक वैल्यूज आएंगी, जिसको हम कॉन्सिस्टेंट भी कहते हैं। तो दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड्स यूनिक सोल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये, इसके लिए है। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। अब इस मेथड को हम मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। ओके, केस 2 है, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, मतलब इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0।
अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो हमको फिर इन्वर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इन्वर्स विल नॉट एग्जिस्ट। लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो हमको फाइंड करना होता है। इन दिस केस वी कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हम कैलकुलेट करते हैं और उसी बेसिस पे या उसी पे बेस्ड होता है कि ये कॉन्सिस्टेंट सिस्टम है या इनकॉन्सिस्टेंट है। अब अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 नहीं है तब वो सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं होता है और वो इनकॉन्सिस्टेंट होता है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज़ नॉट 0, तब सिस्टम इज़ इनकॉन्सिस्टेंट, मीन्स इट डज नॉट हैव एनी सोल्यूशन। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 आता है विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन सिस्टम मे बी आइदर कॉन्सिस्टेंट और inconsistent according as the system has either infinite many solution or no solution। मतलब अगर डिटर्मिनेंट के साथ ये प्रोडक्ट भी 0 आता है तो उस केस में ये कॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है जब उसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, और इनकॉन्सिस्टेंट होगा जब उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये 3 केसेस हैं, ये हमको ध्यान में देना है। एक तो है पहला कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो वहाँ यूनिक सोल्यूशन होता है जो कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। दूसरा, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो फिर हम आते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करने के लिए, और अगर वो भी नहीं 0 नहीं होता है, मतलब डिटर्मिनेंट तो 0 है लेकिन ये प्रोडक्ट 0 नहीं है, तो सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट होता है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट के साथ साथ ये प्रोडक्ट भी 0 हो गया तो सिस्टम कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट दोनों हो सकता है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कॉन्सिस्टेंट हो गया, नो सॉल्यूशन है तो इनकॉन्सिस्टेंट हो गया। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। मतलब सबसे पहले आप सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद हम उसके इन्वर्स को फाइंड करते हैं, फिर वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। देखिए अब ये 2x2 का हमने एक एग्जांपल लिया है, 2 वेरिएबल में। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7। अब सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax = b, वेयर a = कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा। देखिए अब वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, 2 5 3 2, दोनों के जो कोफिशिएंट है x और y के, उससे एक मैट्रिक्स बनेगा दोनों इक्वेशन से। कैपिटल X हो जाएगा x y जो वेरिएबल्स हैं, और कैपिटल B हो गया 1 7 जो राइट साइड में कांस्टेंट है। अब अगर इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड कीजिए तो ये आ जाएगा 4 - 15 - 11 जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, इसका मतलब इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। अब वो यूनिक सोल्यूशन हम फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको ए इन्वर्स फाइंड करना होगा। अब ए इन्वर्स डिटर्मिनेंट निकाल लिए हैं। अब यहाँ डायरेक्टली देखिए हमने डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया, नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन को चेंज कर दिया, और ये डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया। तो ये ए इन्वर्स आ गया। इसका कोफैक्टर फाइंड करके भी इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब x क्या हो जाएगा, a इन्वर्स b हो जाएगा। अब a इन्वर्स निकाला गया है, b दिया हुआ है, तो ये आ गया 3 - 1। अब ये कैपिटल X क्या है, तो वो 2x1 मैट्रिक्स x y = 3 - 1, तो x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू -1 हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एग्जांपल 28 है। देखिए ई की जगह आर, टाइपिंग में कभी कभी फिंगर्स इधर उधर हो जाती हैं, एक्सपर्टाइज नहीं होता है। तो ये एग्जांपल 28 है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ये 3 वेरिएबल पे 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, 3x - 2y + 3z = 0, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4। अब देखिए सबसे पहले तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax = b, वेयर a = 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2। ये x y z के तीनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट है। पहले इक्वेशन से फर्स्ट रो मिल गया, दूसरे इक्वेशन से सेकेंड रो मिल गया, तीसरे इक्वेशन से थर्ड रो मिल गया। कैपिटल X जो है वो वेरिएबल मैट्रिक्स x y z है, और कैपिटल B जो है राइट साइड में जो कांस्टेंट है 8 1 4 वो हो गया। और ये तो सिस्टम देखिए, अगर यहाँ तक भी आप एक्सप्रेस कर देते हैं, इतना भी लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो 1 नंबर आपको मिल जाता है। ये स्टेप मार्किंग होती है, बहुत आसान होता है स्कोर करना। जहाँ तक आपको याद है वहाँ तक करते रहिए। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट रो के अलॉन्ग ये एक्सपेंड किया गया है, तो देखिए ये -17 आता है जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है
इसका मतलब कि इस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन है। अब इसके लिए फिर हमको इन्वर्स पे जाना होगा, तो सारे टर्म्स के इसके कोफैक्टर फाइंड करना होगा। देखिए डायरेक्टली कोफैक्टर सबके लिखे हुए हैं, कैसे फाइंड करते हैं ये ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन या सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखी हुई है। ठीक है, अब ये ए इन्वर्स भी आ गया। अब ए इन्वर्स आ गया तो x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, मतलब -1/17, -1, -5, -1, -8, -6, -9, -10, 17, 8, 14। तो ये यहाँ से हमको एक्स वाई जेड कैपिटल एक्स की वैल्यूज़ मिल गई 1, 2, 3। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम सिस्टम ऑफ प्रोसेस क्या है, देखिए बार बार आपको वही रिपीट किया जा रहा है। सबसे पहले उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा, पहले इक्वेशन से पहली रो, दूसरे इक्वेशन से दूसरी रो, तीसरे इक्वेशन से तीसरी रो, अगर 3 इक्वेशन हैं 3 वेरिएबल में, तो मतलब हर एक इक्वेशन एक रो को रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स में। फिर उसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स होता है कैपिटल एक्स, जो कि वेरिएबल्स एक्स वाई जेड को लेता है। राइट साइड में बी जो है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है। फिर हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, अगर वो नॉन ज़ीरो आता है इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और यूनिक सोल्यूशन होता है सिस्टम का। फिर उसका हम इन्वर्स निकालते हैं और उसके बाद x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी से सॉल्व करते हैं। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम है ये, एग्जाम्पल 29। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट, वी गेट 11। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। Represent it algebraically and find the numbers using matrix method। मतलब पहले यहाँ आपको इक्वेशन बनाना है, फिर मैट्रिक्स मेथड से उसको सॉल्व भी करना है। तो 3 नंबर्स हैं जिनका सम जो है 6 है, तो लेट द नंबर्स आर x, y एंड z। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। दूसरा है इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3 मीन्स 3z एंड एड द सेकेंड नंबर टू इट मीन्स प्लस वाई, we get 11, मतलब y plus 3z is equal to 11। by adding first and third मतलब x plus z, we get double of the second means 2y। so x minus 2y plus z is equal to 0। अब ये 3 इक्वेशंस मिल गए। अब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में ax is equal to b के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा। फर्स्ट रो में 1, 1, 1, सेकेंड रो में 1, 0, 3, थर्ड रो में 1, -2, 1। कैपिटल x हो गया x, y, z और कैपिटल B हो गया 6, 11, 0। अब फिर वही डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आ गई 12, जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब A इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और इसका यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, ये सारे कोफैक्टर्स फाइंड किए गए हैं सभी डायरेक्टली, क्योंकि कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, विथ साइन -1 टू द पावर i प्लस j और एलिमिनेटिंग दैट रो एंड दैट कॉलम। जैसे A11 है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसकी वैल्यू विथ साइन, वो उसका कोफैक्टर हो गया। अब ये कोफैक्टर जो होता है उसके बाद एडजॉइंट निकालते हैं, और एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द कोफैक्टर। मतलब कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज एडजॉइंट होता है। फिर ये ए इन्वर्स हो गया, और ए इन्वर्स निकालने के बाद x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी होता है, तो x इज इक्वल टू ये ए इन्वर्स की वैल्यू फिर b रखी गई। अब इसको मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू x बाय कैपिटल x वाई जेड, ये आ गया 1/9, 9, 18, 27 means 1, 2, 3। So again x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3। अब ये इक्वेशन 4.6 जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से संबंधित है। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम 1 to 6। सब में कंसिस्टेंसी ही आपको एग्जामिन करना है। सबसे पहले तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा, अगर वो नॉन ज़ीरो है तो वहीं आप रुक जाइए, इट इज़ कॉन्सिस्टेंट एंड हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है तो फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी पे जाइए। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी ज़ीरो आता है तो भी कॉन्सिस्टेंट इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। लेकिन अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन ज़ीरो आता है देन दैट इज़ इनकॉन्सिस्टेंट। अब फिर ये सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 7 से 14 तक आपको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। अब ये कुछ अलग से क्वेश्चंस 15 है, ए ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका इन्वर्स निकालना और उसको यूज़ करके सिस्टम सॉल्व करना है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे ए होगा। तो यहाँ जब आप ऑलरेडी फाइंड कर लेंगे इसका इन्वर्स, तो डायरेक्टली आप x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी में रख के उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट कभी कभी 2 बार ध्यान नहीं देते हैं और 2 बार इसका इन्वर्स निकालते हैं।
तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब ये 16 क्वेश्चन ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें आपको इक्वेशंस भी निकालना और मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो इसको समझते हुए आप ये सारे क्वेश्चंस बनाइए, अगले वीडियोस में इनके सॉल्यूशन हम एक्सप्लेन करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो धन्यवाद। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस विद द मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद एक बार।